नमस्कार, मैं रवीश कुमार। उरी हमले के 10 दिन बाद तमाम पहलुओं पर विचार विमर्श करते हुए भारत ने अपना जवाब दे दिया है। बुधवार की रात पाक अधिकृत कश्मीर के इलाके में सेना के जवान घुसे और 38 आतंकवादियों को मार गिराया। सेना को कार्रवाई की छूट पहले ही दिन दे दी गई थी और 19 सितंबर को ही डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह ने कह दिया था कि हम अपने जवाब देने के लिए समय और जगह का चुनाव खुद करेंगे। हमारे पास किसी भी आक्रमण या हिंसा का जवाब देने की क्षमता है। 24 सितंबर को प्रधानमंत्री केरल के कोझिकोड में उन्होंने कहा था कि गरीबी और कुपोषण के खिलाफ दोनों देश मिलकर युद्ध लड़ें। सभी को लगा कि युद्ध का दबाव टल गया है। प्रधानमंत्री ने युद्ध के लिए मच रहे उन्माद का दबाव तो टाल ही दिया था उस वक्त, लेकिन उसी कोझिकोड की रैली में उन्होंने एक और बात कही थी कि 18 जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। वो बात कहते वक्त उनका अंदाज एक बार फिर से हम आपको दिखाना चाहते हैं। हमारे 18 जवानों को बलिदान होना पड़ा। आतंकवादी कान खोल के सुन ले, यह देश इस बात को कभी भूलने वाला नहीं है। केरल से दिल्ली आकर प्रधानमंत्री फिर से नाना प्रकार की बैठकों में व्यस्त हो गए। कभी मोस्ट फेवर्ड नेशन को लेकर चर्चा, तो कभी सिंधु नदी जल समझौते को लेकर चर्चा। सार्क बैठक में भारत के ना जाने के फैसले के साथ बांग्लादेश, भूटान और अफगानिस्तान का आना। सब आश्वस्त होने लगे कि भारत पाकिस्तान को अलग थलग करने की नीति पर ही काम कर रहा है और अपने पड़ोस में कामयाब भी हो रहा है। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का फोन आता है। अखबार में छपता है कि उन्होंने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से बात की है और अमेरिका ने यह भी आश्वासन दिया है कि संयुक्त राष्ट्र जिन्हें आतंकवादी संगठन मानता है उनके खिलाफ पाकिस्तान को कड़ी कार्रवाई करनी होगी। अमेरिका के विदेश मंत्री भी भारत की विदेश मंत्री को फोन करते हैं कि तनाव बहुत ना बढ़े, युद्ध ना हो। गुरुवार को 11 बजे के आसपास मीडिया से डीजीएमओ के जो लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह हैं वो मुखातिब होते हैं, जिन्होंने 19 सितंबर को कहा था कि जवाब देने के लिए जगह और समय का चुनाव हम खुद करेंगे। कल बहुत ही विश्वस्त और पक्की जानकारी मिलने के ऊपर कि कुछ आतंकवादी लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ लॉन्च पैड्स के अंदर एकत्रित हुए हैं, इस इरादे के साथ कि वो घुसपैठ करके सीमा के इस पार जम्मू एंड कश्मीर के अंदर या भारत के महत्वपूर्ण शहरों के अंदर आतंकवादी हमले कर सकें। इस खबर को मिलने के बाद भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक्स कल उन लॉन्च पैड्स के ऊपर किए हैं। इस ऑपरेशन का लक्ष्य आतंकवादियों के नापाक मंसूबों को विफल करना था, जो कि हमारे देश के नागरिकों के जान माल को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। इन काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस के दौरान आतंकवादी और उनके समर्थकों को भारी नुकसान पहुंचाया गया है और कईयों को उधर मार गिराया गया है। इन ऑपरेशंस को अब समाप्त कर दिया गया है, जिनका उद्देश्य केवल आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करना था। हमारा इन ऑपरेशंस को और समय तक जारी रखने का कोई इरादा नहीं है। तो जितना करना था उतना कर दिया गया और पाकिस्तान के डीजीएमओ को फोन करके बताया भी गया कि इन ऑपरेशन को आगे जारी रखने का कोई इरादा नहीं है। सेना के बयान का अपना तौर तरीका होता है। कहां घटना हुई, कितने मारे गए, इन सब की बारीक जानकारी आधिकारिक सूत्रों से नहीं आई जरिए से। तो सूत्रों के हवाले से मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि 38 आतंकवादी मारे गए हैं। इसके बाद भारत ने 25 देशों के राजदूतों और संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 स्थायी सदस्य देशों के राजदूतों को भी बुलाकर जानकारी दी। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यों को मुख्यमंत्रियों को बताया और गृह मंत्रालय में एक सर्वदलीय बैठक भी हुई, जिसमें दिल्ली में मौजूद तमाम दलों के नेता आए। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद, शरद यादव, सतीश मिश्रा, एनसीपी के शरद पवार, रक्षा मंत्री भी आए, जहां डीजीएमओ ने ऑपरेशन की जानकारी दी। विपक्ष के सभी दलों ने सरकार के कदम का समर्थन किया है, सेना को बधाई दी है। सुषमा स्वराज ने सोनिया गांधी से मिलकर पूरे मामले की जानकारी दी है। सोनिया गांधी ने अपने बयान में कहा है कि भारत की तरफ से यह कड़ा संदेश गया है कि हमारे देश ने फैसला कर लिया है कि अब वो घुसपैठ और सुरक्षा बलों पर हमला नहीं होने देगा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी सेना को बधाई दी है और मजबूत निर्णय लेने के लिए प्रधानमंत्री को साधुवाद किया है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत सुरक्षित महसूस कर रहा है। पाकिस्तान ने यह तो स्वीकार किया है कि भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा पार कर उसके 2 सैनिकों को मारा है।
बाद में यह भी माना कि 9 फौजी जख्मी भी हुए हैं। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने इसकी पुष्टि तो की है, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक के भारत के दावे को नकार दिया। पाकिस्तानी सेना के प्रेस विंग ने कहा कि भारत की तरफ से मीडिया में फैलाने की कोशिश हो रही है कि क्रॉस बॉर्डर फायर को सर्जिकल स्ट्राइक नाम दिया जाए। यह पूरी तरह से सच्चाई को तोड़ना मरोड़ना है। पाकिस्तान ने पहले भी साफ किया है कि अगर पाकिस्तान की जमीन पर कोई सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो उसे उसी तरीके से जवाब दिया जाएगा। सेना को बधाइयों का तांता लगा हुआ है। फिल्म स्टार से लेकर राजनेताओं और आम लोगों की तरफ से। एक खास बात यह भी है कि जो भी डिटेल सामने आई है उससे यही पता चलता है कि पूरी कार्रवाई में सेना को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ और ना ही पाकिस्तान ने ऐसा कोई दावा भी किया है। पाकिस्तान ने यही कहा है कि उनकी सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है, लेकिन उसके 2 सैनिक मारे गए हैं। सेना के औपचारिक बयान में ऑपरेशन की बारीक जानकारियां नहीं है, लेकिन सूत्रों ने जो बताया वो इस तरह से है कि नियंत्रण रेखा के पार सर्जिकल स्ट्राइक की योजना उड़ी हमले के फौरन बाद ही बना ली गई थी। प्रधानमंत्री को इसकी जानकारी थी, लेकिन मंजूरी बुधवार दोपहर दी गई। 1 हफ्ते से नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादियों के लॉन्च पैड्स पर निगाह रखी जा रही थी। नियंत्रण रेखा के पार 250 किलोमीटर के दायरे में 7 जगहों पर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। कवरिंग के तौर पर रात में पहले मोर्टार फायर किए गए ताकि स्पेशल फोर्सेस अंदर आ सके। पुंछ, मेंढर, माचिल और नौगांव से स्पेशल फोर्स की टीमें नियंत्रण रेखा में 2 किलोमीटर तक अंदर घुसी। हेलीकॉप्टर के जरिए स्पेशल फोर्स की टीमों को नियंत्रण रेखा के पार पहुंचाया गया। भिम्बेर, केल, तातापानी और लिपा इलाके में आतंकियों के लॉन्च पैड को निशाना बनाया गया। सेना की 4 और 9 पैरा के स्पेशल फोर्स को कमांडोज ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया और सूत्रों ने अपने हवाले से यह बतवाया है कि इस दौरान 36 आतंकियों को ढेर करने का दावा किया गया और 2 पाकिस्तानी सैनिक भी मारे गए। ऑपरेशन में शामिल जवानों को यह साफ निर्देश दिए गए कि वो किसी भी जवान का शव या अपने किसी साथी को पीछे छोड़कर ना लौटें। स्पेशल पैरा के करीब 150 कमांडो ने रात 12:30 बजे से सुबह 4:30 बजे के बीच इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देने के लिए उन्हें एक खास समय की अवधि भी दी गई थी। उड़ी की घटना के 10 दिन बाद भारत ने कार्रवाई की है। तुरंत कुछ नहीं किया, मगर कार्रवाई करने में बहुत देरी भी नहीं की। केरल से दिए गए प्रधानमंत्री के भाषण से लोग समझने लगे थे कि युद्ध हमारे हित में नहीं है, लेकिन कुछ करना तो चाहिए। वो इसे पचा नहीं पा रहे थे कि कुछ नहीं हो रहा है। क्या सीमा पार से घुसपैठ की हर कोशिश पर यह बहस होती रहेगी कि हम कुछ नहीं करेंगे? भारत प्रमाण देता है, लेकिन उन सबूतों का क्या मतलब जब दूसरी घटना हो जाती है और पिछली घटना पर कुछ नहीं होता? प्रधानमंत्री ने मिलकर गरीबी दूर करने की बात कही थी। अब लग रहा है कि गरीबी इस कार्रवाई का कोड वर्ड तो नहीं था। सामरिक रणनीतियां कोड वर्ड में ही सार्वजनिक की जाती हैं। एक बार फिर बता दें कि भारत ने अपनी तरफ से बताया है कि उसकी तरफ से कार्रवाई पूरी होती है। ये युद्ध नहीं है, जवाब है। अब सवाल युद्ध की आशंका को लेकर है, वो गहरी हो रही है आशंका। लेकिन 10 दिनों के बाद कार्रवाई के दौरान इन आशंकाओं को भी सरकार ने पूरी तरह से परख ही लिया होगा। कई जगहों से खबरें आ रही हैं कि सीमावर्ती गांव में अलर्ट जारी कर दिया गया है, गांव को खाली कराया गया है। वाघा बॉर्डर पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने रिट्रीट सेरेमनी रद्द कर दी है। सेना के जवानों की छुट्टियां रद्द होने की भी खबरें हैं। भारतीय सेना पर इससे बड़ा हमला कभी नहीं हुआ जो उड़ी में हुआ। पठानकोट एयरबेस हमले से भी ज्यादा नुकसान इस हमले में हुआ। सरकार ने न सिर्फ सीमा पर जवाब दिया, बल्कि सीमा के अंदर राजनीतिक एकजुटता को भी बनाए रखा ताकि स्वर सबका एक हो। शाम होते होते पाकिस्तान से जवाब देने की खबरें आने लगी। वहां के जो सेना प्रमुख हैं राहिल शरीफ, उन्होंने सांसदों को ब्रीफ किया है और इस्लामाबाद स्थित भारत के राजदूत को बुलाकर कहे जाने की खबर थी। जो होना था वो हो गया, या जो होना है वो अभी हुआ ही नहीं है। तो हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ सी उदय भास्कर साहब हैं, आप निदेशक हैं सोसाइटीज फॉर पॉलिसीज स्टडीज, और ज्योति मल्होत्रा जी हैं स्टूडियो में, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वरिष्ठ पत्रकार। लेफ्टिनेंट जनरल आर.के. सानी साहब है, रिटायर्ड पूर्व उप थल सेनाध्यक्ष, हमारे साथ अभी जुड़ जाएंगे। भास्कर साहब, 2-3 शब्द इसमें नए आए हैं, एक सर्जिकल स्ट्राइक, एक टेरर लॉन्चिंग पैड। मुझे लगता है कि बहुत, मुझे ध्यान तो नहीं है, लेकिन ये मैं शायद बहुत दिनों के बाद सुन रहा हूं, अगर पहली बार नहीं सुन रहा हूं तो। और काउंटर टेरर स्ट्राइक, तो इन सब में क्या कोई दर्शकों को अंतर समझना चाहिए, समझने की जरूरत है? सर्जिकल स्ट्राइक कहते हैं हम, तो उसका क्या मतलब है? साहब, जहां तक शब्दकोश का जो प्रयोग किया गया है, हाँ। सर्जिकल स्ट्राइक मैं कहूंगा कि एक बहुत ही उचित शब्द है। क्योंकि जिस प्रकार से भारत ने ये जो हमने रिस्पांस किया था उरी के बाद, और जैसे अभी जनरल रणबीर बता रहे थे कि उनके पास काफी सबूत था, काफी इंटेलिजेंस था कि इस प्रकार के जो
टेररिस्ट के गुट जो हैं वो वहां पे अपने जो ट्रेनिंग कैंप्स हैं, आपने कहा कि ये कौन से नया शब्द हैं, आमतौर पे हम कहते थे कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में कई सारे ऐसे ट्रेनिंग कैंप हम यूज करते थे। और कैंप जो है ऐसा नहीं है कि कोई विश्वविद्यालय जैसे है कि एक बहुत बड़ा बिल्डिंग है या कोई स्ट्रक्चर है। ये मेकशिफ्ट टेंट में ये लोग अपने काम वगैरह करते थे और इनको पकड़ना या पहचानना चाहे सैटेलाइट से हो या किसी और तरीके से मुश्किल होता था। वहां से जो पैटर्न ये है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पास ये टेरर लॉन्चिंग पैड्स होते हैं पहचानने के लिए, जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल से आप मान लीजिए 500 मीटर की दूरी से 2-3 किलोमीटर की दूरी में उसकी टोपोग्राफी के मुताबिक तो हमारे जितने भी वहां पे फौजी हैं वो पहचान लेते हैं कि अटैक होने से पहले ये लोग चाहे अपने कैंप से कई जगहों से आते हैं, इन टेरर पैड्स या लॉन्चिंग पैड्स के पास आके इनको ब्रीफिंग मिलती है, यानी कि कौन से टारगेट पे जाना है, क्या करना है, चाहे उनको सिम कार्ड देना होगा या कोई और हथियार या बारूद, इस प्रकार का। तो ये एक पैटर्न रहा है। तो ये होता है आपका टेरर पैड, लॉन्च पैड। दूसरा है सर्जिकल स्ट्राइक। जब हम इस प्रकार के काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन करते हैं, शायद इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह होगा जो अमेरिका ने बिन लादेन के खिलाफ अबोताबाद में किया था। यानी कि जो भी आप ऑपरेशन करते हैं वो बहुत ही वेल डिफाइंड होता है, जो कहते हैं इन टाइम, इन स्पेस और इन ऑब्जेक्टिव। तो ये जो आप अपने रिपोर्ट में बता रहे थे कि कमांडो फोर्सेस गए थे, इनको एक टारगेट दिया गया था और उसमें जो भी उनका ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य था कि उनको न्यूट्रलाइज करना है, वो एक समय में, जैसे आपने बताया है कि रात को 12:30 से लेके करीब 4:30-5 बजे सवेरे तक, तो आप बहुत ही बारीकी तरीके से इसको आप डिफाइन करते हैं। और अगर आपको तो शब्दों का बहुत दिलचस्पी है तो सर्जिकल जो है, मैं कहूंगा कि ये हमने मेडिसिन से लिया है, यानी कि बहुत ही प्रिसाइज तरीके से सर्जिकल इंसिशन होता है। तो उसी प्रकार से जो भी ऑपरेशन के योजक हैं वो एक डिफाइंड ऑब्जेक्टिव के साथ इन फोर्सेस को भेजते हैं और जैसे खत्म हो जाता है तुरंत वापस आते हैं। तो इसलिए रणबीर साहब बार बार यही कह रहे थे, ये काउंटर टेररिज्म है, ये पाकिस्तान की जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, क्षेत्रीय अखंडता या किसी और प्रकार का कोई ऐसा खतरा नहीं है। तो इसलिए पाकिस्तान के तरफ से एस्केलेशन करना या ना करना एक प्रकार से उनके ऊपर है। और दूसरा, उन्होंने एक और मैं शब्द का जोड़ना चाहता हूं, हालांकि आपने उसको जोड़ा नहीं है, सिग्निफिकेंट कैजुअलिटीज। हाँ, नंबर की जगह ये उन्होंने कहा है। तो इसका अर्थात यही है कि जो भी ऑपरेशन था सफल रहा है और सिग्निफिकेंट कैजुअलिटीज बड़ी संख्या में, मतलब मोटा मोटी समझा जाए कि बड़ी संख्या में हम मारे हैं। ये संख्या बढ़ भी सकती है, 38 से ज्यादा भी हो सकती है या कुछ भी अभी हो सकती है। सानी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। सेना को बहुत बधाइयां मिल रही हैं, फिल्म स्टार से लेकर अभी तो मैं एक विजुअल देख रहा था कि छत्तीसगढ़ में भी तैनात किसी सुरक्षा बल की यूनिट में डांस वगैरह हो रहे हैं और आम लोग भी बहुत बधाई दे रहे हैं। जो बहुत निराशा में चल रहे थे उनके व्हाट्सएप मैसेज बदल गए, अब दूसरी तरह की शेर व शायरी में आ गए हैं। पर यह जवाब पर्याप्त और मुकम्मल है आपके लिहाज से सर? मेरे ख्याल से सबसे पहले पाकिस्तान ने बहुत ही बार ये ऐसे एक्शन किए और उनको अनपनिश रखा गया। इस बार जो है वो जवाब दिया गया, वो बड़ा कैलकुलेटेड, कोल्ड ब्लडेड, वेल प्लान्ड जवाब था। और ये जवाब इसलिए जो महत्व रखता है क्योंकि हमने अपने आप के अंदर एक लक्ष्मण रेखा बना ली थी जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल थी। हम कहते हैं उसके पार नहीं जाएंगे। इवन कारगिल ऑपरेशन के अंदर हम पार नहीं गए। इस बार वो रेखा पार कर ली गई और उस रेखा को पार करके आघात किया गया और हमारे जो सैनिक थे प्रोफेशनल, कॉम्पिटेंट, वेल ट्रेन्ड, अपना काम करने के बाद बगैर किसी कैजुअल्टी को सफर किए हुए वापस आ गए। इसके लिए मैं उनकी बड़ी सराहना करता हूं। पर एक और बात कहना चाहूंगा कि जो 11 दिन लगे इस सेक्शन को करने के लिए, तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर विचार किया गया होगा, टेक्टिकल लेवल के ऊपर, ऑपरेशनल लेवल के ऊपर, कि इस हमले के होने के बाद जवाब क्या होगा दुश्मन की तरफ से, उसको काउंटर कैसे किया जाएगा। तो जैसे शतरंज के खिलाड़ी 2 या 3 मूव आगे जाते हैं,
हमारे जो कमांडर्स हैं उन्होंने भी 2 या 3 मूव आगे की होगी। इसके बाद क्या होगा, उस हमले को जो जवाबी हमला अगर आया पाकिस्तान का तो उसको कैसे नकारा जाएगा। और ये जो काम हुआ है इसको सुन के इसके बारे में और इसके बारे में जो रिपोर्ट सुन के मुझे याद आया है कि हमारे वॉर कॉलेज का मोटो है युद्धाय कृत निश्चय, जो कि गीता से आया हुआ है कि जब भी युद्ध करो निश्चय करके युद्ध करो। तो ये इस बार जो युद्ध हुआ, जो कार्रवाई हुई, वो निश्चय करके हुई, पॉलिटिकल विल के साथ हुई। सबसे बड़ी बात ये थी कि अभी तक पॉलिटिकल जो थी विल नहीं थी और इस गवर्नमेंट ने ये विल दिखाई है। इसके लिए गवर्नमेंट को भी बधाई देनी पड़ेगी और फौज की सराहना करनी पड़ेगी कि उन्होंने इतना मुस्तैदी के साथ इतना ठीक काम किया। ज्योति, अक्सर अभी सानी साहब ने कहा कि हम लोग कभी जवाब नहीं देते थे सीमा पर, और जब भी आतंकवाद का होता था तो हम अपील करने वाले नेशन होते थे दुनिया भर में। क्या इस कार्रवाई से कूटनीतिक स्तर पे, डिप्लोमेटिक स्तर पे भारत ने एक संदेश दिया है कि ठीक है, अभी हमने एबटाबाद जैसा नहीं किया है, लेकिन अब हम अपने आप को जब प्रोटेक्ट करेंगे टेरर स्ट्राइक से तो ऐसा कर सकते हैं? देखिए कर सकते हैं। बहुत बड़ी कामयाबी है ये भारतीय सेना की, इसमें तो बिल्कुल कोई शक नहीं है जो कल रात को हुआ। लेकिन मैं ये भी कहूंगी, जो आपका जो सवाल ये है कि पहली दफा ये और लोगों ने भी कहा है कि जो कल रात को हुआ, और जनरल साहनी भी कह रहे हैं कि कारगिल में भी हमने लाइन ऑफ कंट्रोल जो है भारतीय सेना ने पार नहीं किया था नियंत्रण रेखा को। लेकिन जो मुझे सुनने में आया है, जो हमारे जो पूर्व सेना अध्यक्ष हैं जनरल बिक्रम सिंह, जो कारगिल में स्पोक्समैन थे भारतीय सेना के, उन्होंने मुझे ये बताया है कि 2013 में भी, जनवरी 2013 में आपको याद होगा जब 2 सैनिक के जो सिर जब काटे गए थे, उसके बाद भी जो है भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा पार करी थी और जो है स्ट्राइक हुआ था। लेकिन मुझे ध्यान आ गया तब वो बयान उनका छपा था कि हमारे बॉयज ने स्टुपेंडस जॉब किया है, ऐसा कुछ कहा था। लेकिन मेरे ख्याल फर्क ये है, और जो जनरल साहनी कह रहे हैं कि 2013 में जब मनमोहन सिंह की यूपीए की सरकार जब थी उस वक्त, और आज में फर्क ये मुझे लगता है सबसे बड़ा फर्क ये है कि आज आपने इसको अपनाया है, इसको कबूल किया है कि हाँ हमारी सेना जो है हमने नियंत्रण रेखा को पार करके, चाहे जो भी आपका एक्सप्लेनेशन रहा हो कि ये हमारा कश्मीर है और ये पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है, लेकिन ये असल में वाकई में ये हमारा मतलब भारत का कश्मीर है, चाहे जो भी आपका एक्सप्लेनेशन रहा हो, ये एक मैसेज गया कि सेना जो कर रही है उसके पीछे एक राजनीतिक समर्थन भी है। एक वो है कि हमने ये इसको अपनाया है कि ये हम जो एक तो प्रिएम्प्टिव आपने स्ट्राइक करी कि ये जो लॉन्च पैड से, जैसे आप जो आज डीजीएमओ कह रहे थे कि भारत के अंदर आने वाले थे और जो है काफी जगहों में वो स्ट्राइक करने वाले थे, एक तो प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक। दूसरा आपने अपनाया है कि ये हमारे पास ये कैपेबिलिटी है ये करने की। और तीसरा जो आपने जो कूटनीतिक स्तर वाली बात जो कही, जो आज 22 जो है हाई कमिश्नर राजदूतों को बुलाया है दिल्ली में और उनको ये समझाया है कि इस तरह से हुआ है और हमने ऐसा क्यों किया है। और जो सबसे बड़ी बात जो मुझे जो लगती है कि उरी के हमले के बाद भारत ने अमेरिका के साथ और अन्य देशों के साथ जरूर बात की होगी कि देखिए इस तरह से बात हुई है, 18 लोग हमारे मारे गए हैं। और उस वक्त भी जो है ये जो बड़े जो देश हैं उन्होंने भारत को एक ये सिग्नल किया था कि आप एक बहुत बड़ा ऐसा कोई स्ट्राइक ना करें कि पाकिस्तान आपको फिर रिटेलिएट करने पे आप जो है वो उसको हो जाए। लेकिन अगर आप कोई कोवर्ट स्ट्राइक टाइप करते हैं तो हम जो है दूसरी तरफ देखेंगे इसको, यानी हम इसको नजरअंदाज करेंगे। तो एक तरफ से आज अगर आप देखें आपको इंटरनेशनल कम्युनिटी से कोई ऐसा कोई रिएक्शन नहीं आया है, तो ये रिएक्शन ना आना भी बहुत बड़ी बात है, भारत की तरफ से बड़ी कामयाबी है, बहुत बड़ी कामयाबी है, सराहना है कि भारत के। और ये देखिए सीधा क्रेडिट प्रधानमंत्री मोदी जी को के पास जाता है बिल्कुल, कि आपने एक जो पिछले 10 दिन में 18 तारीख के बाद एक ये जो जैसे आपने कहा कि इंडस वाटर्स ट्रीटी, फिर MFN स्टेटस, मुझे लगता है एक ये सारे जो है ये डिस्ट्रैक्शन भी था कि आप पानी को आप एक वेपन, गरीबी शायद जवाब का कोड वर्ड हो शायद